ऑलराइट यार, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको और इन डेप्थ पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का जो मोड डिस्कस करेंगे दैट विल बी नॉन प्रिएम्प्टिव। जो ये आपका मोड है दैट इज अ नॉन प्रिएम्प्टिव, ठीक है। अब इस नॉन प्रिएम्प्टिव मोड में एक्चुअली होता क्या है, जैसे नॉन प्रिएम्प्टिव से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो प्रोसेस जो सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो दोबारा कभी इंटरप्ट नहीं होता, पूरा पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद ही बाहर निकलता है, या कोई अगर आईओ रिक्वेस्ट आ जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको एनालॉजी से समझाने की कोशिश करूं कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब क्या है, तो मैं कुछ ऐसा बोलूंगा कि लेट अस सपोज वी हैव मल्टीपल रिक्वेस्ट, आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस आ रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसेस आ रहे हैं, मतलब इसको रियल लाइफ बना लेते हैं कि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts. And we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. ठीक है, और यहाँ पे आपका मतलब इन सब की प्रायोरिटी डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। तो लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी प्रायोरिटी मतलब इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है, इसकी प्रायोरिटी 3 है, 4 प्रायोरिटी है, इसकी प्रायोरिटी 2 हो गई, इसकी प्रायोरिटी 8 हो गई, ठीक है। और बीच में बैठा हुआ है हमारा क्या, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मतलब जो एक्स्ट्रा बंदा जो डिसाइड करता है कि कौन सबसे पहले प्रोसेस होगा। एक हमारे पास एडमिन है जो काम करेगा। एडमिन कैन बी रिलेटेड, शुड बी रिलेटेड टू सीपीयू, जो आपका एक्चुअली में वर्क करेगा, जो प्रोसेस जहां पे जाता है। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करेगा, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करेगा। और सबसे मतलब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हमने चीज पढ़ी थी कि द हायर प्रायोरिटी टास्क आर कैरिड आउट फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, इस प्रोसेस 6 की, ऑलराइट। तो इस प्रोसेस को पिक करता है और एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देता है। यहाँ से प्रोसेस 6 आया और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दिया, ठीक है। तो सीपीयू के पास अब मतलब अगर मैं बोलूं तो ये मेरा क्या है, करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस या फिर मतलब जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी थी, ठीक है। अब मानकर चलो, अब ऐसे सोचो कि जैसे यार रियलिटी में क्या होता है, कुछ सेट ऑफ लोग थोड़े ना होते हैं, रिक्वेस्ट तो बाद में भी आ सकती है। लेट सपोज बाद में एक रिक्वेस्ट आई, पर्सन 7 आता है और वो बोलता है कि यार मेरे को भी तो मौका दो, मेरे को भी काम करना है, और उसकी प्रायोरिटी है इससे भी ज्यादा 10। तो प्रियम्पटिव नेचर पता क्या बोलेगा, प्रियम्पटिव नेचर क्या बोलेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलेगा कि आपको वेट करना पड़ेगा, प्रायोरिटी उसकी ज्यादा है, प्रायोरिटी उसकी ज्यादा है, तब भी वेट करना पड़ेगा। इट इज नॉन प्रियम्पटिव नेचर, ठीक है। तो पहले प्रोसेस 6 पूरा का पूरा सीपीयू में जाके अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, और उसके बाद फिर हमारा ये प्रोसेस 7 फिर बन जाएगा करेंटली एग्जीक्यूटिंग। पर पहले प्रोसेस 8 को पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। जब प्रोसेस 8 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, मतलब प्रोसेस 6 जब पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब प्रोसेस 7 को मौका मिलेगा। जैसे अब प्रोसेस 6 कंप्लीट हो गया, अब हम प्रोसेस 7 को भेजेंगे कि तुम जाके एग्जीक्यूट होके आओ, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग विद नॉन प्रिएम्प्टिव मोड, ऑलराइट। एक बार इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, फिर इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे भी मूव करेंगे, ऑलराइट। तो लेट अस सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास आईडीज गिवन है, प्रोसेस आईडीज, अराइवल टाइम गिवन है, बर्स्ट टाइम गिवन है, और हर एक की प्रायोरिटी। कीप दैट इन माइंड कि
जब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और उनकी प्रायोरिटी सेम नहीं है, तब तो ऑब्वियसली एक क्लियर विनर कौन है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। पर आपके पास लेट सपोज कुछ ऐसे प्रोसेसेस आ गए जिनकी सेम प्रायोरिटी है, तो क्या करोगे? तो उस मोमेंट पे वी मूव बाय अ सिंपल रूल FCFS। अगर प्रायोरिटी सेम होती है ना दो प्रोसेसेस की, जैसे लेट सपोज अगर मैं इसकी प्रायोरिटी और इस प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम कर दूं और दोनों सेम टाइम पे अराइव कर रहे हैं, ठीक है, तो जो पहले रजिस्टर होगा ना उसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज प्रोसेस 0। अगर प्रायोरिटी सेम है तो और अराइव भी सेम टाइम पे कर रहे हैं, तो किसको मौका मिलेगा? जिसकी रजिस्ट्री पहले होगी, मतलब जो पहले रिकॉर्ड में आएगा, ठीक है, तो पहले उसको मौका मिलेगा FCFS। पर जैसे कि अगर मेरे पास प्रायोरिटी डिफरेंट है, चाहे वो सेम टाइम पे अराइव कर रहे हैं, फिर किसको मौका मिलेगा? जिसकी प्रायोरिटी क्या है? ऑफ कोर्स ज्यादा है। ऑलराइट, तो एक बार के लिए इस एग्जांपल को क्लियरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्जांपल को देखने के लिए मैं बोलता हूं कि एक हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, टाइमलाइन, दैट विल हेल्प अस सॉल्व इट। ठीक है, हमारे पास एक टाइमलाइन है और याद रखना नॉन प्रियम्पटिव नेचर है, नॉन प्रियम्पटिव नेचर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइमर। अभी क्या टाइम हो रहा है? 0 मिलीसेकंड पे कौन अराइव करता है? प्रोसेस 0। ठीक है, तो प्रोसेस 0 अराइव किया और नॉन प्रियम्पटिव नेचर है, इसका मतलब कोई भी प्रोसेस इसको इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। कितने टाइम चलेगा ये? 3। देखो ना, प्रोसेस जब अराइवल टाइम 0 है और एक ही प्रोसेस है, तब तो क्या प्रायोरिटी की बात करनी, ठीक है, तब तो ये पूरा पूरा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ये 3 सेकंड तक प्रायोरिटी 0, मतलब प्रोसेस 0 हमारी एग्जीक्यूट होगी, 0 से लेके 3। अब जब 3 सेकंड, दैट इज हमारा जो टाइमर है वो 3 हो चुका है, जब 3 सेकंड्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो तब तक आपके कौन कौन से प्रोसेसेस अराइव कर चुके हैं? आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो 5 पे अराइव कर रहा है, सेकंड प्रोसेस 6 पे अराइव कर रहा है, 3 प्रोसेस 9 पे अराइव कर रहा है, 4 प्रोसेस 11 पे अराइव कर रहा है। इसका मतलब कि कोई भी प्रोसेस है ही नहीं। तो 3 से लेके सबसे पहले कौन अराइव हो रहा है बाकियों में से? दैट इज 5। तो अब ना सीपीयू को थोड़ा सा आइडल बैठना पड़ेगा, ये भी कभी कभी हो जाता है, आइडल बैठना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 मिलीसेकंड तक आपका सीपीयू क्या रहेगा? आइडल, कुछ है ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, प्रोसेस 0 कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इट हैज बीन कंप्लीटेड, टिक लगा देते हैं। ठीक है, 5 सेकंड्स तक हमारा जो सीपीयू है 3 से लेके 5 में आइडल रहा, टाइमर इज 5। अब 5th सेकंड पे कौन सा प्रोसेस अराइव करता है? प्रोसेस 1। सिर्फ एक ही प्रोसेस है, तो तब तो देखो, जब एक ही बंदा होता है ना, तब प्रायोरिटी की बात नहीं होती। तब क्या प्रायोरिटी की बात करनी, इसकी जो मर्जी प्रायोरिटी हो, एक ही बंदा है, उसको तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। तो प्रोसेस 1 को आप एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देते हो। अब प्रोसेस 1 सीपीयू को एक्वायर रखेगा, सीपीयू में काम करेगा 5 सेकंड तक। 5 + 5 इज 10। टाइमर कितना हो गया? 10। ठीक है, अब 10 सेकंड तक, जैसे प्रोसेस 1 मेरा कंप्लीट हो गया, प्रोसेस 1 इज आल्सो कंप्लीटेड। अब टाइमर 10 हो चुका है, 10 सेकंड तक कौन कौन से प्रोसेस अराइव कर चुके होंगे? 2 और 3। अब इन दोनों में से देखा जाएगा, अब देखो दो लोग हैं, अब होगा यहाँ पे कंपटीशन, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? प्रोसेस 2 की। तो प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए उसकी प्रेफरेंस भी ज्यादा है, दैट इज। तो यहाँ पे अब हमारा प्रोसेस 2 आएगा जो अपना काम करेगा। कब तक काम करेगा? 4 सेकंड तक। तो 10 + 4 इज 14। तो 14 सेकंड तक आपका सीपीयू ऑक्यूपाइड रहेगा, टाइमर बिकम्स 14। ठीक है, एंड प्रोसेस 2 इज आल्सो कंप्लीट। अब 14 टाइमर है, मतलब 14 मिली सेकेंड्स तक कौन कौन से प्रोसेस अराइव कर चुके होंगे? 3 भी अराइव कर चुका होगा और 4 भी अराइव कर चुका होगा। अब इन दोनों में फिर से क्या होगा? कंपटीशन होगा, दोनों फिर से लड़ेंगे और जीत कौन जाएगा? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? प्रोसेस 4 की। तो अब किसे शेड्यूल करेंगे? प्रोसेस 4 को। और नॉन प्रिएम्प्टिव नेचर की वजह से पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन एक ही साथ होगा।
6 सेकंड 6 मिली सेकेंड तक ये एग्जीक्यूट होगा, तो 14 + 6 इज 20। राइट, तो टाइमर हो गया भाई हमारा 20। प्रोसेस 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कौन सा प्रोसेस बचता है? हमारे पास प्रोसेस बचता है सिर्फ एक, दैट इज प्रोसेस 3। अब जब एक ही बंदा है, मैंने बोला था जब एक ही बंदा है तब क्या लड़ाई करनी यार, उसी बंदे को एग्जीक्यूट ही करना पड़ेगा। तो प्रोसेस 3 को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। कितने सेकंड्स के लिए, कितने मिली सेकंड्स के लिए? 7। तो 20 + 7 इज 27। ऑलराइट, आपके सारे के सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए। एंड ये रहा आपका कंप्लीटेड इलिस्ट्रेशन ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, सॉरी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इन नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। ऑलराइट, तो ये आपका पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन है। अब अगर मैं इसको थोड़े से, जैसे अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, प्रायोरिटी, अब थोड़ा सा अगर मैं इसका निकालना चाहूँ कंप्लीशन टाइम, थोड़ा सा इसको फिल करते हैं। जैसे 2-3 चीजें इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो एक बार उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, आईडी रखेंगे, इसका कंप्लीशन टाइम निकालते हैं और टर्न अराउंड टाइम एंड देन वेट टाइम। ओके, तो आईडी फटाफट लिख लेता हूँ। 0 1 2 3 4 5 प्रोसेसेस हैं। कंप्लीट कब हो रहा है, कंप्लीट कब हो रहा है? तो प्रोसेस 0 तो कंप्लीट हो रहा है 3 मिली सेकेंड पे। प्रोसेस 1 कब कंप्लीट हो रहा है? 10 पे। और प्रोसेस 2 कब कंप्लीट हो रहा है? 14 पे। प्रोसेस 3 कब कंप्लीट हो रहा है? 27 पे। प्रोसेस 4 कब कंप्लीट हो रहा है? 20 पे। ठीक है। टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मतलब टर्न अराउंड टाइम का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो कंप्लीशन टाइम, मतलब ये एक्चुअली में है क्या, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 3 - 0 तो कितना टर्न अराउंड टाइम है? 3। 10 - 5 टर्न अराउंड टाइम इज 5। 14 - 6 तो इट इज 8। 27 - 9 is also 18। और completion time minus arrival time 20 - 11 is 9। all right, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। वो क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम, कितना टाइम वो सिस्टम में रहा, माइनस उसे एक्चुअली कितना टाइम का काम करना था, कितनी जरूरत थी उसको सिस्टम में रहने की, बर्स्ट टाइम। तो 3 - 3 इसको तो 0 सेकंड्स वेट करना पड़ा। 5 - 5 0 सेकंड्स। 8 - 4 इसको 2 सेकंड वेट करना पड़ा। एक बार चेक करें, प्रोसेस 2 अराइव हुआ था 6 पे और प्रोसेस 2 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है नहीं रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आई थिंक प्रोसेस 2 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है 10 पे, तो इसको 8 - 4 सेकंड्स वेट करना पड़ा। एक क्रॉस चेक भी करना चाहिए, इसे मैंने फटाफट लिख तो दिया। 8 - 4, ठीक है, बर्स्ट टाइम से, तो उसको 4 सेकंड्स वेट करना पड़ा। 18 प्रोसेस 3 है, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इज 7, तो 18 - 7 इज 11। अराइव कब करा था ये? 9 पर। और एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट हुआ प्रोसेस 3 का 20 पर, तो ऑब्वियसली 11 मिली सेकेंड्स वेट करना पड़ गया। टर्न अराउंड टाइम सिस्टम में कितना रहा? 9। और बर्स्ट टाइम एक्चुअली काम कितने सेकंड का था, मतलब कितने मिली सेकंड का था? 6, तो 9 - 6 इज 3 सेकंड्स वेट करना पड़ गया। ठीक है, तो इससे आपकी कंप्लीशन हो गई, आपको फिल करना आ गया। ऑलराइट, सो अभी तक प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एक्चुअली में है क्या, एनालॉजी एज वेल एज इलस्ट्रेशन इज कंप्लीट। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस की। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, अगर इसके एडवांटेजेस देखी जाए, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि सिंपल टू यूज है। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ प्रायोरिटी देख के तो काम करना है। दूसरी चीज एडवांटेज इसमें ये है कि जो आइडिया ऑफ इम्पोर्टेंस इन सम टास्क
कुछ टास्क होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और उसके आइडिया को अप्लाई करना बहुत इजी है. आइडिया ऑफ इंपॉर्टेंस इन सम टास्क कैन बी अप्लाइड वेरी इजीली. तो इसने जो रियल लाइफ इंपॉर्टेंस होती है ना, उसको एल्गोरिथम में अप्लाई करने की कोशिश करिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी काफी बार जरूरत पड़ जाती है. ठीक है, तो ये उसके एडवांटेजेस हैं. ठीक है, अब अगर इसकी डिसएडवांटेजेस देखोगे, इसके मतलब वही है ना यार, कोई चीज परफेक्ट नहीं है. एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस साथ में है. डिसएडवांटेजेस का सबसे पहला तो ये है स्टारवेशन. अब स्टारवेशन कैसे हो सकती है? जैसे हमने जो एग्जांपल लिया वो थ्योरेटिकल एग्जांपल था यार, सिर्फ 5 ही तो प्रोसेस थे, पर एक्चुअली में क्या होता है रियल लाइफ में, तो बहुत सारे प्रोसेसेस सीक्वेंस में आते रहते हैं, रन टाइम होता है. तो ऐसा हो सकता है कि जो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस हैं, उनको कभी सीपीयू टाइम मिल ही ना पाए, बिकॉज बार बार कौन अराइव हो रहा है? हाई प्रायोरिटी प्रोसेस. ठीक है, तो स्टारवेशन में कैसे लिखता हूं? लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस may never get CPU time due to continuous arrival of high priority task. बार बार हाई प्रायोरिटी टास्क भेजे जा रहा है और लो प्रायोरिटी वालों को तो भूल ही गए. ठीक है, तो वो स्टार्व कर सकते हैं हाई प्रायोरिटी टास्क. ठीक है, दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर कॉन्वॉय इफेक्ट भी आपको दिख सकता है. अब कॉन्वॉय इफेक्ट कैसे? मतलब एक बहुत बड़ा प्रोसेस छोटे प्रोसेस से आगे कैसे आ सकता है? बहुत इजीली आ सकता है. मान लो आपके पास एक सिनेरियो है जिसके अंदर, मतलब ऐसे मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ. मेरे पास कुछ प्रोसेसेस है, लेट्स सपोज यहाँ पे उनकी आईडी है, अराइवल टाइम है और बर्स्ट टाइम है. ठीक है, तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर की बात हो रही है यहाँ पे, नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर. ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास कोई प्रोसेस है जो 0 टाइम पे अराइव करता है, आईडी 0 है, 0 मिलीसेकंड पे अराइव करता है, और उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 1000. ठीक है, अब जो उसके बाद में, मतलब इसके ऑब्वियसली कुछ प्रायोरिटी भी होगी. ठीक है, प्रायोरिटी भी होगी, तो लेट सपोज वो है, इसकी प्रायोरिटी 100 है. ठीक है, प्रायोरिटी. अब मान लो हमारे पास कोई, अब इसके बाद एक और प्रोसेस आता है. ठीक है, अराइवल टाइम हो गया आपका, लेट सपोज ये आ रहा है 2 मिलीसेकंड पे, पर इसका बर्स्ट टाइम बहुत कम है, मतलब ये 5 मिलीसेकंड में अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर देगा. और पर प्रोसेस 0 ने क्या कर दिया? 1000 मिलीसेकंड पहले से उसने बुक कर लिया. ठीक है, अब जो ये बुक करने वाला सिस्टम है ना, ये बहुत खराब है. इसकी वजह से होगा क्या? जो हमारा ये सेकंड प्रोसेस है, इसको 1000 मिलीसेकंड वेट करना पड़ेगा. जो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है. तो कॉन्वॉय इफेक्ट को हम ये बोलते हैं कि ऐसे देखो, लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस, ये मैं ऐसे बोलता हूँ प्रोसेसेस, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लो प्रायोरिटी हो. प्रोसेसेस may have to wait longer due to already executing higher priority process, या फिर हायर प्रायोरिटी की, कोई भी किसी भी प्रायोरिटी का प्रोसेस हो सकता है. क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर है ना, प्रायोरिटी प्रोसेस having comparably longer waiting time. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं. एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, कोई चीज परफेक्ट नहीं है. ठीक है,
तो this sums up your non-preemptive nature. ठीक है, I hope it is clear to you illustration actually what is non-preemptive nature as well as the advantages and disadvantages. ठीक है, in the next we will be talking about priority scheduling having preemptive nature. ठीक है, so let us meet in the next series. Thank you.